पहचानता भी हूँ और उनकी जो पत्रिका देवपुत्र से मैं लगातार परिचित रहा हूँ। गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनकी पत्रिका पूरे विश्व में प्रथम है और वो है उनकी सदस्य संख्या के माध्यम से गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनकी पत्रिका का नाम चलता है। मैं ऐसे ही कलमकार, रचनाकार और बाल साहित्य के वे भी पुरोधा हैं देवपुत्र के संपादक आदरणीय डॉक्टर विकास दवे जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वे आए और अपनी बात इस मंच के माध्यम से रखें और आप जोरदार करतल ध्वनियों से उन्हें मंच पर आमंत्रित करें। आदरणीय विकास दवे जी। वीणापाणी माँ सरस्वती के चरणों में शत नमन करते हुए वरेण्य व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय डॉक्टर राम राजेश मिश्र जी, आदरणीय राजकुमार जैन राजन जी, वीर प्रसूता भूमि राजस्थान से वे यहाँ पर पधारे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब बाल साहित्यकार जगत से भी कोई प्रतिनिधित्व करता है। मैं तो हूँ ही, लेकिन राजकुमार जी की उपस्थिति बाल साहित्य को भी रेखांकित कर रही है। उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। शब्द प्रवाह के माध्यम से संपूर्ण देश भर में रचना धर्मिता के लिए लगातार लगे रहने वाले लोगों को सम्मानित करके जो प्रोत्साहन देने का एक बड़ा काम बंधुवर संदीप भाई कर रहे हैं शब्द प्रवाह के माध्यम से, और साथ ही इस कार्यक्रम का अत्यंत कुशल संचालन कर रहे हैं डॉक्टर राजेश रावल जी, समक्ष उपस्थित सभी वरेण्यजन। संदीप भाई ने कहा था कि क्योंकि साहित्यकारों का सम्मान है और इसलिए थोड़ी सी चर्चा साहित्य पर भी होना चाहिए। वैसे तो श्रद्धेय डॉक्टर राम राजेश मिश्र जी जिस मंच पर उपस्थित हो, मैंने प्रारंभ में ही उनके चरण स्पर्श करके क्षमा याचना कर ली थी कि आज मेरा धृष्टताओं का ही दिन है, उनकी उपस्थिति में बोल रहा हूँ क्षमा याचना के साथ। मित्रों, भारतीय दर्शन में साहित्य रचना यह कोई छोटा काम कभी नहीं माना गया। यूं तो हम सब साहित्यकार हैं, शब्द धर्मी हैं, इसलिए हम सब मानते हैं कि रचना कर्म अपने आप में एक बहुत ही दुष्कर कार्य है। किंतु भारतीय जगत में, साहित्य जगत में या भारतीय दर्शन में साहित्य के रचना कर्म के लिए साधना और तपस्या जैसे शब्दों का प्रचलन रहा है। आप कहेंगे ये शब्द तो आज भी हम सब लोग भाषण में बोलते रहते हैं, लेकिन इस समकालीन युग के साहित्यकारों को मैं आप सबके साथ स्वयं को भी संबोधित करते हुए कह रहा हूं कि क्या वास्तव में हम आज जो रचना कर्म कर रहे हैं, क्या सचमुच उसके लिए साधना और तपस्या जैसे शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं क्या? कुछ प्रश्न हमको आंदोलित करते हैं। और इस समय मुझे याद आता है वह प्रसंग, उस आलेख को मैं स्मरण करता हूं जब श्रद्धेय निराला जी के समकालीन एक वरेण्य साहित्यकार अपने लेख में लिखते हैं। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। वे कहते हैं कि जब मैं निराला जी के घर पर पहुंचा, द्वार बंद था, मैंने जब आवाज लगाई तो एक थका सा स्वर उनको सुनाई दिया। उन्होंने कहा बाहर प्रतीक्षा करो। सब लोग जानते थे, इसलिए वो सहज रूप से बाहर बरामदे में प्रतीक्षा करते रहे। अचानक एक अद्भुत दृश्य उन्होंने देखा। भड़ाक से दरवाजा खुला। निराला केवल एक लंगोट भर लगाए हुए थे, पूरा शरीर पसीने से भरभरा रहा था। कड़ाके की सर्दी के उस समय में पसीने से सराबोर निराला जी आते हैं और बरामदे में जमीन पर दोनों हाथ और पैर फैलाकर चित्त लेट जाते हैं। वो साहित्यकार सहम जाते हैं। उनको लगता है पता नहीं कोई स्वास्थ्यगत समस्या है, क्या हुआ है, लेकिन वो इशारे करते हैं और वो चुपचाप देखते रहते हैं। लगभग 10-15 मिनट तक निराला जी वैसे के वैसे चित्त लेटे। थोड़ा सा जब सामान्य होते हैं उसके बाद में उठकर के बातचीत प्रारंभ करते हैं। तो मित्र साहित्यकार कहते हैं स्वास्थ्य ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं, एक कविता का रचना कर्म संपन्न। मैं प्रश्न केवल ये करना चाहता हूं अपने आप को भी सम्मिलित रखते हुए कि क्या ऐसी कोई अनुभूति से हम में से कोई कभी गुजरा है क्या इस जीवन में? तब जाकर के संभवतः उनके समकालीन साहित्यकार कहते थे वह हिंदी का लेखक था, खून सुखाकर लिखता था। तब जाकर के हम कह सकते हैं कि उनकी लेखनी में मसी नहीं, रक्त बहता था। और इसलिए मुझे कई बार लगता है कि हम लोग कहते हैं साहित्य इस प्रकार का है कि वह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लिखा जाए। मित्रों, यह बेकार की बात है। भारतीय दर्शन ने साहित्य के जिम्मे जिस प्रकार का दायित्व सौंपा था, वह दायित्व था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय लेखन का। ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहां से सम्मिलित हो गया आकर के?
ये पूरा का पूरा पश्चिम की देन। और इसलिए मुझे लगता है कि जब तक साहित्य संपूर्ण राष्ट्र देवता, समाज देवता के सर्वाधिक हित में नहीं लिखा जाता, तब तक वह साहित्य साहित्य ही नहीं है, ऐसा कहने में कोई हमको हिचक नहीं रखना चाहिए। और इसलिए कई बार मुझे लगता है कि याद करता हूं तो पुराने कई प्रसंग आंखों के सामने तैरते। आप याद करिए, एक रचनाधर्मी अचानक उसको एक कोई, जिसको हम आज के युग में कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं, वो सूझता है और वो रचनाधर्मी अपनी रचना लिखना प्रारंभ कर देता है। उसको यह पता नहीं होता कि कब अंधेरा होता है, कब एक हाथ आकर के दीपक जलाता है, कब प्रातः का भोर का उजाला होता है, वह हाथ आकर के धीरे से दीप विसर्जन कर देता है, कब जल आ जाता है, कब भोजन आ जाता है। वह रचना कर्म में रत है। 1 वर्ष बाद जाकर के जब रचना संपन्न होती है, तब वह कोमल हाथ अचानक आता है तो वो रोक लेते हैं। देवी तुम कौन हो? कहती है जिस दिन आपने अपना रचना कर्म प्रारंभ किया था, उसके 1 दिन पूर्व हमारा विवाह संपन्न हुआ है। मैं आपकी भार्या हूं और आपका रचना कर्म बाधित न हो, इसलिए मैं सतत अपने आप को नेपथ्य में रख करके आपकी सेवा करती रही। कहीं मेरा चेहरा देख करके आप अपने रचना कर्म से विचलित न हो जाए। और तब रचनाकार कहता है कि मैं आपके नाम पर ही मेरे इस ग्रंथ को आज भामती नाम देता हूं, और भामती ग्रंथ रचा जाता है। आज मुझे याद आता है रचना कर्म का वह युग भी, जब एक ऋषि भास्कराचार्य अपने आश्रम में बैठ करके अपने शिष्यों से बातचीत करते रहते हैं कि अचानक उनकी छोटी सी बिटिया आ जाती है और वह बिटिया आकर के अपनी जिज्ञासाएं प्रकट करती है भास्कराचार्य जी के सामने, कुछ प्रश्न रखती है और उन प्रश्नों का समाधान लगातार उनके पिता भास्कराचार्य करते रहते हैं। पिता पुत्री के संवाद को शिष्य मंडली ताड़पत्रों पर अंकित करती जाती है और वह प्रश्न और उनके समाधान धीरे धीरे एक ग्रंथ का आकार ले लेते हैं। शिष्य एक दिन पिता पुत्री के पास पहुंचते हैं कि आप दोनों पिता पुत्री के जिज्ञासा और जिज्ञासा समाधान ताड़पत्र पर अंकित होते होते ग्रंथ बन गए हैं, इसका क्या किया जाए? भास्कराचार्य जी कहते हैं इसको गुम्फित करके इसको ग्रंथ के रूप में, आजकल तो पब्लिकेशन होता है, उस समय इसी प्रकार से होता था ताड़पत्रों पर। उन्होंने कहा यह ग्रंथ के रूप में स्वीकार आप लोग कर लें, और जिस बिटिया की जिज्ञासा से हुआ है मैं उसी के नाम पर इसको आज नामकरण करता हूं लीलावती। लोगों को लगता होगा लीलावती ग्रंथ कोई सत्यनारायण कथा जैसा कोई ग्रंथ होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाद के युग में आने वाले 1500 वर्षों तक पश्चिम जगत के वैज्ञानिकों ने जितने भी विज्ञान के सिद्धांत दिए, आने वाले 1500 वर्षों तक, वो सारे के सारे सिद्धांत 1500 वर्ष पूर्व अपनी बेटी के प्रश्नों के समाधान में भास्कराचार्य ने उस ग्रंथ में बता दिए। केवल चाशनी के रूप में आपको बताऊं मैं 2 बातें। बेटी पूछती है कि पिताजी ये धरती जो है दूर दूर तक चपटी दिखाई देती है। पिताजी कहते हैं कि बेटा हमारी दृष्टि कक्षा में बहुत छोटा सा हिस्सा आता है, अगर हम एक यान में बैठ करके इन ग्रहों से 350 योजन दूर चले जाएं तो वहां से यह पृथ्वी हमको कंदुक यानी गेंद की तरह गोल दिखाई देगी। आप याद करिए उसके 1000 साल बाद गैलीलियो नाम के पश्चिमी वैज्ञानिक ने जब यह घोषणा की थी कि पृथ्वी गोल है, तब उसको चर्च ने मौत का फतवा जारी करके और दंडित किया। बड़ी मुश्किल से क्षमा याचना करके कि भाई मैं मानता हूं कि पृथ्वी चपटी ही है, गोल नहीं है। जब यह स्वीकारा तब गैलीलियो मौत के सजा से मुक्त हो पाए। तो पिता पुत्री के साथ, तो कहने का तात्पर्य जिस युग में, जिस भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा में साहित्य का रचना कर्म सामूहिक धर्म हुआ करता था। आप बताइए लीलावती का श्रेय आप किस लेखक को देना चाहेंगे? भास्कराचार्य को देंगे, लीलावती को देंगे, या उन शिष्यों को देंगे जिन्होंने ताड़पत्र पर अंकित किया? तो कहने का मतलब श्रेय और प्रेय से दूर रहने की परंपरा साहित्य जगत को अगर किसी ने सौंपी है तो वो केवल भारतवर्ष ने सौंपी है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इस लोक को नमन करें जो वास्तव में साहित्य को चिरजीवी बनाता है। आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं। राजकुमार जी राजन जी को बधाई है कि उन्होंने पुस्तक लिखी, लेकिन अगर ये बच्चे इन पुस्तकों को पढ़ना बंद कर देंगे तो इस साहित्य के रचना कर्म का क्या होगा? और इसलिए लोक को, उस लोक को भी मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करना चाहता हूं जिसके लिए एक प्रख्यात लेखिका ने जब लिखा कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन उसके पहले उसने प्रणाम करते हुए कहा बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी अगर ये हर बोले
बुंदेल क्षेत्र के ये हर बोले जिन्होंने वाचिक परंपरा में झांसी की रानी को इस लोक में जीवित रखा था, उनसे अगर वह कवियत्री नहीं सुन पाती तो यह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, हमारी पीढ़ी के बच्चे कैसे याद रख पाते। और इसलिए इस लोक को नमन करता हूं, इस जनतंत्र को नमन करता हूं जिसने साहित्य को वास्तव में जीवित रखा है। कभी कभी लगता है, मेरे परिचय में थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर बताया, हालांकि पत्रिका का तो श्रेय है 3,71,000 की प्रसार संख्या को प्राप्त करके विश्व कीर्तिमान प्राप्त किया, यह देवपुत्र का श्रेय है, मेरा बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत छोटा सा पोस्टमैन हूं, आप तक पत्रिका पहुंचती है। किंतु कभी कभी मुझे लगता है कि आज के युग में संपादन कर्म में जिस तरह की विकृतियां आई है, उन विकृतियों के युग में हम अपने उस काल को याद करते हैं क्या, जिसमें एक संपादक गंगा में नहाते हुए डूब रहे थे, एक तरुण ने अचानक उनको डूबते से बचा लिया। संपादक बाहर है, उन्होंने कहा मैं अमुक अमुक इलाहाबाद की इस साहित्यिक पत्रिका का संपादक हूं और कभी कुछ काम पड़े तो बताना। अगले ही दिन वह युवा जो है अपनी कविताओं का एक पुलिंदा लेकर के उनके ऑफिस में पहुंच गया। कहा साहब मैंने इतनी सारी कविताएं लिखी है, आप इनको देखो और इनको आपकी पत्रिका में छापो। उन्होंने कहा एक दिन का समय दो। अगले दिन उसको बुलाया, उसके साथ वो सारा कविताओं का पुलिंदा लेकर के और कहा कि हम लोग गंगा तट पर चल करके बात करें। गंगा तट पर पहुंचे और उन्होंने वो कविता का पुलिंदा उस युवा को थमाते हुए कहा, भैया कल बचाकर बहुत उपकार किया था, तुम ऐसा करो एक बार और धक्का कर दे करके मुझे गंगा में डुबा दो, लेकिन तुम्हारी कोई कविता मैं अपनी पत्रिका में नहीं छाप पाऊंगा। मित्रों, आज संपादन करते हुए इस प्रकार की जिजीविषा जीवटता हम लोगों में होती है क्या? क्योंकि यहाँ पर मैं जानता हूँ कई सारी पत्रिकाओं के संपादक हम सब लोग बैठे हुए, क्या हमारा मानस इतना दृढ़ है क्या? और इसलिए मुझे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी याद आते हैं। सरस्वती में उस काल में विज्ञापन कितने होते होंगे हम कल्पना कर सकते हैं। आज हम मरे जाते हैं विज्ञापन के लिए, लेकिन उस काल में शकर उद्योग के सरगना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पास रिश्वत तब भी चलती थी भाई साहब। ये प्रसंग जब आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। उन्होंने 10 बोरियां शकर की आचार्य जी के घर भिजवाने का आग्रह करते हुए कहा कि आप हमारी शकर कारखाने का विज्ञापन आपकी पत्रिका में छाप दीजिए। कितनी सामान्य सी बात थी, कोई शराब गुटखे का विज्ञापन नहीं था, शकर का। लेकिन आचार्य जी ने उससे कहा कि यदि आज मैं तुम्हारे शकर कारखाने का विज्ञापन सरस्वती में छापता हूं तो उसके कारण से जितनी घानियां लगी हुई हैं, ये जितने छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, इनकी हत्या करने का पाप मेरे सिर होगा, और इसलिए मैं तुम्हारा विज्ञापन मेरी पत्रिका में नहीं छापूंगा। तो इसलिए बातें बहुत है कहने को, लेकिन चूंकि संदीप भाई ने तो मुझे कह दिया था कि राजकुमार जी ने जो समय काल थोड़ा सा मेरे लिए छोड़ा है उसका भी मैं उपयोग करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सदन जितना गरिमामय तरीके से संपन्न हो रहा है, हम सबको श्रद्धेय दादा को सुनना है, इसलिए मैं केवल अपने इस साहित्य जगत के समक्ष कुछ प्रश्न छोड़ करके जाना चाहता हूं। हम अपने आप से, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अपने आप से भी ये प्रश्न कर रहा हूं, आप सबसे भी कर रहा हूं कि आज के युग में साहित्य की धाराएं, चाहे वो वाम पंथ हो, दक्षिण पंथ हो या मध्य मार्गी हो, ये जो पंथों में बट करके साहित्य की जो हानि हो रही है, उस अवसर पर क्या हम सब रचनाधर्मी इस बात पर पुनर्विचार कर सकते हैं क्या कि हम सब अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं? कुछ मौलिक प्रश्न में खड़े करके जा रहा हूं इस वरेण्य सदन में। हम अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं। बुद्धि का जीवन यापन से उपयोग करना साहित्य के क्षेत्र में कोई बहुत अच्छी बात है क्या? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम सब अपने आप को बुद्धिजीवी बनाने के बजाय बुद्धि धर्मी बनाने का प्रयास कर सकते हैं क्या? एक बात। दूसरी बात, हम सब अपने आप को, पत्रकार जगत में मेरे कई मित्र, मैं भी पत्रकारिता में 25 वर्ष से, उन लोग कहते हैं हम श्रमजीवी पत्रकार संघ हैं। एक हमारे यहाँ संगठन चलता है मसीजीवी साहित्यकारों का संगठन है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या हम सब मसीजीवी बनना श्रेष्ठ मानते हैं क्या? तो हम मसीजीवी से अपने आप को रचना धर्मी बनाने का प्रयास कर सकते हैं क्या? रचना के साथ एक धर्म जुड़ा हुआ है और इसलिए उस धर्म का पालन करके हम जीवन यापन के लिए साहित्य के रचना कर्म का उपयोग करें, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। यदि हम किसी भी कारण से इस साहित्य में दलित विमर्श कर रहे हैं, क्या हम समरसता विमर्श की ओर जा सकते हैं क्या? समाज के बहुत टुकड़े हो चुके हैं, जातियों में बांट बांट करके हमने सत्यानाश कर दिया इस राष्ट्र का। क्या हम समरसता विमर्श की बात इस दलित विमर्श के बीच कर सकते हैं क्या? कैसे पूरा समाज एक हो? स्त्री विमर्श करने वाली बहनें हो या भैया हो, मेरे साहित्यकार बंधु अग्रहित हो, सभी सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, स्त्री विमर्श के माध्यम से पश्चिमी साहित्य जगत ने एक जहर का इंजेक्शन हमको लगाया।
क्या इस स्त्री विमर्श के स्थान पर हम परिवार विमर्श प्रारंभ कर सकते हैं क्या भारत के साहित्य में? इस बात के चिंतन की ओर हम सबको बढ़ना चाहिए। इसके बाद क्या हम सब लोग साहित्य रचना में अभी ये उगर बुगर पुरस्कारों के विजेता जिस प्रकार का लिखते हैं, हम सब देखते हैं ना, नक्सलवाद को समर्थन देने वाला साहित्य तैयार कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि क्या हम इस तरह के नक्सलवादी तैयार करने के बजाय क्या हमारा साहित्य राष्ट्रवादी तैयार करने के निमित्त रचनाकर्म नहीं हो सकता क्या? इस बात का भी चिंतन हम सबको करना पड़ेगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे का राज चल रहा है इस समय सारे जगत में। भारत के लोग कोने कोने में, आप कहीं चले जाइए, लोग कन्हैया को पहचानते हैं। इस संकट के, वैचारिक संकट के दौर में क्या हम सब भारत के लोग इस प्रकार के साहित्य का सृजन करने का बीड़ा अपने जिम्मे ले सकते हैं क्या, जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ सके, पंथों की सीमाओं से परे हट करके, जातियों की सीमाओं से परे हट करके यह साहित्य क्या वास्तव में संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम कर सकता है क्या? ऐसे कुछ प्रश्न मेरे मन में थे। उन प्रश्नों को मैं अपने आप से भी करता रहता हूं, आप सबके बीच भी छोड़ के जा रहा हूं। मुझे पता है आप सब बुद्धिधर्मी हैं। इन प्रश्नों के उत्तर जिस दिन हम लोगों को प्राप्त हो जाएंगे, साहित्य जगत कृतार्थ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार शतध्वनि चाहूंगा विकास देव जी के सम्मान में। आपने बहुत ही प्रेरणादायी एवं साहित्यकारों के प्रति जो आपने